तो ये जो एल होगा, एल क्या होगा आपका ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन के बेस पे हम बहुत सारे फिनोमेना बता सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बहुत सारे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, जैसे सबसे पहले हम हीट ट्रांसफ़र के लिए बता सकते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र के लिए इसी फॉर्मूले को यूज़ करके जे क्यू इजल टू माइनस के डी टी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जे क्यू क्या हो जाएगा, हीट फ्लक्स, और यहाँ पे डी टी अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद हम मास ट्रांसफ़र के लिए भी बता सकते हैं। तो मास ट्रांसफ़र के लिए क्या होगा, जे एम इजिकल टू माइनस डी सी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो लॉ है, ठीक है, ये बेसिकली फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है। इसके बाद मोमेंटम के लिए भी बता सकते हैं हम। मोमेंटम के लिए क्या होगा, जे एम इजिकल टू माइनस म्यू इंटू डी म्यू अपॉन में डी एक्स। और ये जो लॉ होता है वो होता है बेसिकली न्यूटन सेकेंड्स लॉ, ठीक है। इसके बाद हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता सकते हैं। वो क्या होगा, जे सी इजिकल टू माइनस लैम्डा डी ई अपॉन में डी एक्स, और ये होता है आपका ओम्स लॉ, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव कर लिए, बहुत सारे फिनोमिना बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये जे क्यू जे एम जे सी जो है, ये सारे फ्लक्स हैं, ठीक है। ये हीट फ्लक्स, ये मास, ये मोमेंटम, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो के डी म्यू और लैम्डा है, ये आपके सारे ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट हैं। और आपके डी टी अपॉन में डी एक्स, डी सी अपॉन में एक्स, डी म्यू अपॉन में एक्स, डी ई अपॉन में एक्स, ये सारे आपके टेम्परेचर है, को कंसंट्रेशन है, ठीक है। और जो आपके ये के है, डी है, म्यू है और लैम्डा है, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी क्वालिटी का मटेरियल ले रहे हो। सारे आपके एक्सप्रेशन हैं, ठीक है, इनका कोई डेरिवेशन नहीं होता, ये सिंपली इसी फॉर्मूले से आते हैं, जे इजिकल टू एल एक्स, ठीक है। तो ये सारे जो लॉज हैं इनको हम फिनोमिनोलॉजिकल लॉज कहते हैं, ठीक है। आपने वैसे फिक्स लॉ और ओम्स लॉ तो आपने वैसे देखा ही होगा, जनरली सुना भी होगा। तो ये ओम्स लॉ और ये फिक्स लॉ है, ठीक है। और अब ये इन चारों की हेल्प से, ये जो चार लॉज आए हैं, इनकी हेल्प से हम इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस को बता सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था वो था आपका जे इजिकल टू एल इंटू एक्स, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमने ये सारे लॉज बताए थे। अब हम फिक्स लॉ की हेल्प से एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। वो क्या है, डी एम अपॉन में डी टी इजिकल टू डी सी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। जो डी एम अपॉन में डी टी है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सोल्यूट अक्रॉस द सरफेस, और डी सी अपॉन में डी एक्स है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, एंड डी है आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ये हम एक वन डायमेंशनल प्रोसेस ले रहे हैं, ठीक है। हम इस एक्सप्रेशन में एक प्रोसेस लेते हैं, मान लो हम एक ऑस्मोसिस प्रोसेस लेते हैं। अब जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसमें जो कंसंट्रेशन है वो एक साइड से दूसरी साइड जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन लेते हैं जिसमें जो डी एम अपॉन में डी टी होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस द सरफेस, और जो डी सी अपॉन में डी एक्स होगा वो होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों साइड का, ठीक है। अब इसमें एक बात है, मान लो कंसंट्रेशन मान लो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ भी फ्लो करेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्या ये सिंगल एक्सप्रेशन इस फिनोमिना को डिफाइन कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होगी, वो क्या होगी, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ टेम्परेचर ग्रेडियंट भी आएगा, ठीक है। क्योंकि जब ऑस्मोसिस होगा उसमें आपका टेम्परेचर भी चेंज होगा। हमें जो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करना होगा ताकि हम इन दोनों प्रोसेस को बता सकें। तो अब हमें एक जर्नलाइज एक्सप्रेशन लिखना है जो ये बोथ प्रोसेस को बता दे एक साथ, ठीक है। तो हम एक जर्नलाइज एक्सप्रेशन लिखते हैं, डी एम अपॉन में डी टी
इज इक्वल टू dC1/dx प्लस E dC2/dx। ठीक है, यहाँ पे dm1/dt क्या है, ये मूवमेंट है, यहाँ से मान लो फर्स्ट से सेकंड, यहाँ से कंसंट्रेशन यहाँ पे जा रही है। ठीक है, और dC1/dx क्या है, यहाँ का टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ से, और dC2/dx क्या है, यहाँ का टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही हम एक और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब अभी तो एक्सप्रेशन किसके लिए लिखा, यहाँ से जब कंसंट्रेशन यहाँ जा रही थी, अब लिखेंगे जब कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन होगा dm2/dt इज इक्वल टू, ये जो d और e है ये आपके कांस्टेंट है, तो यहाँ पे f लिख दो और यहाँ पे dC2/dt प्लस dC1/dx। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जब कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ जा रही है, और ये दूसरा एक्सप्रेशन जब कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ आ रही है। अब हम इसका एक जर्नल फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, मान लो इसका जो फ्लक्स है वो आपका J1 है, तो इसका जो फ्लक्स है वो आपका J2 है। ठीक है, और भी होता तो उसको लिख देते J3 J4 सो ऑन। ठीक है, अब जो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, इनको हम कैसे लिखेंगे, सॉरी सबसे पहले इनको लिखते हैं DE F और G को। D को हम लिख सकते हैं L11, E को लिखेंगे L12। ठीक है, और F को लिखेंगे L22 एंड G को लिखेंगे L21। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट वाला है ये 1, ये रिप्रेजेंट करेगा कंपोनेंट दैट मूव। ठीक है, और ये दूसरा वाला है ये रिप्रेजेंट करेगा द कंपोनेंट हुज ग्रेडियंट इज टू बी कंसीडर्ड। ठीक है, और ये जो आपका DC1 है इनको मानेंगे हम x1। ठीक है, और ये होगा x2। अगर ये दो फ्लो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, मतलब इंडिपेंडेंट फ्लो है, ठीक है, तो हम इनको अलग अलग एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। पर यदि अगर ये दोनों फ्लो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो वी कैन रिप्रेजेंट द फ्लो बाय दीज एक्सप्रेशन। ठीक है, और जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, कपल्ड फ्लो। ठीक है, अब ओनसागर ने इस बेसिस पे, कपल्ड फ्लो के बेसिस पे 1931 में एक जर्नल एक्सप्रेशन लेके आए, और इन सारी इक्वेशन को एक करने के लिए तो उन्होंने एक जर्नल एक्सप्रेशन लिखा, JI इज इक्वल टू LI1 x1 प्लस LI2 x2 प्लस सो ऑन LIX xn। ठीक है, यहाँ पे जो जर्नल एक्सप्रेशन लिखा इसमें दो टर्म आई। ठीक है, एक आई LII और एक हो गया LIJ। जो ये पूरा लॉ आया था वो ओनसागर ने क्या कहा, ये है LPR, लीनियर फिनोमेनोलॉजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, और जो यहाँ पे दो टर्म आई, एक तो आई LII और एक LIJ। जो LII वाली टर्म आएगी उसको कहेंगे प्राइमरी फिनोमेनोलॉजिकल कोफिशिएंट, और जो ये वाली टर्म है उसको कहेंगे ओनसागर फिनोमेनोलॉजिकल कोफिशिएंट। ठीक है, LII वाली कौन सी टर्म होती है, L11 L22 L33 L44, और ये वाली कौन सी होगी जिसमें I और J डिफरेंट होगा, मतलब IJ अलग होगा, L12 L21 L31 L41। ठीक है, अब हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन आया है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, हम इजीली इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी पर वो सॉल्व नहीं कर पाए। पर 1931 में ओनसागर ने
ओन सागर ने रिलेशनशिप सोल्व किया था, ठीक है। और ये रिलेशनशिप सोल्व करने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्या आती थी, जो फिनोमेनोलॉजिकल कोफिशिएंट है वो निकालने में, ठीक है। जो ये दो फिनोमेनोलॉजिकल कोफिशिएंट है ये दोनों एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो जाते हैं, ठीक है। पहला जो ये PPC वाला है ये तो हम इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। पर ये जो ये दूसरा वाला है, ठीक है, ये निकालने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पैरामीटर देख के चलने पड़ते हैं, तब ये निकलता है, ठीक है। पर 1931 में ओनसागर ने इसको सोल्व कर दिया था और उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंटली शो करके दिखाया था कि जो आपका LIJ है वो आपका LJI के इक्वल होगा। रिलेशनशिप क्या कहलाती है, ओनसागर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप है वो केवल सिलेक्टेड फ्लो पे लगेगी, ठीक है, हर फ्लो पे नहीं लग सकती। और कौन से फ्लो पे लगेगी, कंजुगेटेड फ्लोज पर, ठीक है। थैंक यू।